नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेज़ोनेस्ट पर। और दोस्तों आज हम बीकॉम सेमेस्टर 3 के लिए हम क्लास लेकर आए हैं। आपके बच्चों के काफ़ी कमेंट थे और जैसे कि शुरुआत में हम कॉमर्स के ही स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चल रहे थे और कहीं न कहीं कॉमर्स के स्टूडेंट की जो क्लासेज़ है वो हमसे मिस हो रही थी। तो आपकी उन्हीं सारी शिकायतों को मद्देनज़र रखते हुए, आपकी वो सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, आज करियर रेज़ोनेस्ट लेकर आया आपके लिए बीकॉम सेमेस्टर 3 का जो ईएफएम का पेपर है, जिसका नाम है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान, उसकी जो फर्स्ट यूनिट का जो पोर्शन बचा हुआ था, एक क्लास हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है जिसका थंबनेल यही है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एंड स्क्रीन पे दे दूँगा, आई बटन में दे दूँगा। तो इसका शुरुआत का जो पोर्शन है एक चैप्टर का वो वहाँ से देख लीजिए और बाकी जो चैप्टर बचे हुए हैं यूनिट फर्स्ट में, उनको हम इस क्लास में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने पेपर का नाम है दोस्तों इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान और ये ईएफएम है बीकॉम सेमेस्टर 3 की और फर्स्ट यूनिट के जो रिमेनिंग टॉपिक है और टॉपिक कौन-कौन से हैं? राजस्थान इकोनॉमी एंड ओवरव्यू जिसमें पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स, क्रॉप्स, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलपमेंट एंड मिनरल रिसोर्सेज, इन सारे टॉपिक्स को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और ये आपकी यूनिट इसी क्लास के साथ कंप्लीट हो जाएगी और एग्जाम में आपके 20% मार्क्स इसी से ही क्या हो जाएंगे, एंश्योर हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के जनरल इंट्रोडक्शन की। Rajasthan in sorry, Rajasthan is India's largest state by area, but its economic environment is shaped by harsh climatic conditions, low rainfall, water scarcity, and uneven regional development। यानी कि राजस्थान जो क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इसके जो आर्थिक इसका जो माहौल है या यूँ कहें आर्थिक जो पर्यावरण है वह बहुत ही विषम परिस्थितियों से और कम बारिश, कम पानी की कमी यानी कि पानी की कमी और असमान जो विषम क्षेत्रीय विकास है, उन सबसे प्रभावित है। यानी कि कहने का मतलब राजस्थान भारत का बड़ा स्टेट तो है, यानी कि लार्जेस्ट स्टेट तो है, बट इसकी जो कंडीशन है, जो इसका जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, वो विषम परिस्थितियों के कारण जिसमें क्लाइमेटिक चेंजेज़ हैं, कंडीशंस हैं और यहाँ का जो हमारे कम बारिश होती है वो वाटर की जो स्केर्सिटी है, कमी है और हमारा जो अ क्या बोलते हैं अनइवन जो रीजनल डेवलपमेंट यानी कि विषम जो भौगोलिक विकास है उस वजह से प्रभावित रहता है। ट्रेडिशनली द इकोनॉमी हैज बीन एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बट ओवर टाइम इट हैज डाइवर्सिफाइड इनटू एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, डेयरी, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। यानी कि शुरुआती बात करें तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी, लेकिन समय के साथ इसमें पशुपालन, माइनिंग यानी कि खाने, डेयरी, टूरिज्म यानी कि पर्यटन, हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प और जो छोटे उद्योग हैं यानी कि जो एमएसएमईज है उनको भी शामिल किया गया या वो भी शामिल होने लग गई। क्योंकि देखो राजस्थान का जो एरिया है, राजस्थान में हमारे बारिश क्या होती है, कम होती है। कम बारिश होती है तो केवल एग्रीकल्चर से काम नहीं चलता पूरे 12 महीने। तो लोगों को क्या है कि बहुत सारा जॉब या बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट ढूँढने पड़ते हैं। तो उसमें हमने एनिमल हस्बेंड्री को चूज़ कर लिया। हमारे यहाँ पे खाने बहुत है, मिनरल्स बहुत है, खनिज बहुत है, तो माइनिंग खूब हुई। डेयरी क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री हुई तो डेयरी उसके साथ अपने आप ही डेवलप हुआ। टूरिज़्म हमारी चाहे वो हिस्टोरिकल अचीवमेंट की बात करें, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की बात करें या हमारी कल्चरल की बात करें या हमारी ज्योग्राफी की बात करें, तो टूरिज़्म हमारे लिए बहुत अच्छा एक इकोनॉमिक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम किया और जो हैंडीक्राफ्ट्स है राजस्थान का वो तो देश-विदेश में विख्यात है। और साथ ही में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है जिसमें हमारे रंगाई, छपाई और गुड़, खांड सारी और कई तरीके का मटेरियल जो राजस्थान में है, जैसे लाख की चूड़ियाँ वगैरह है, तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ हमने खूब डेवलप करी, तो ये समय के साथ काफ़ी बदलाव हुए। Despite natural constraints, Rajasthan has shown resilience by effectively utilizing its land resources, mineral wealth and livestock economy। प्राकृतिक मुश्किलें यानी कि विषम परिस्थितियों के बावजूद राजस्थान ने अपनी ज़मीन, चाहे वो ज़मीन हो या भूमि के संसाधन हो, निज संपदा हो और जो हमारा पशुधन है, उनका अर्थव्यवस्था में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करते हुए हमने मजबूती दिखाई है। हाउएवर चैलेंजेस लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी एंड रीजनल इम्बैलेंस स्टिल परसिस्ट। यानी कि हालाँकि आज भी बात करें तो गरीबी भी है, बेरोज़गारी भी है, अशिक्षा भी है और क्षेत्रीय असंतुलन जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई है, जो कि राजस्थान की इकोनॉमी को जकड़े हुए भी है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो लेकिन इसके बावजूद राजस्थान ने काफ़ी मजबूती दिखाई है अपनी विषम परिस्थितियों के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, यानी कि जनसंख्या। पॉपुलेशन इज़ ए फंडामेंटल डिटर्मिनेंट ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ राजस्थान। यानी जनसंख्या राजस्थान के आर्थिक पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि किसी भी देश में अगर जनसंख्या ही है तो जनसंख्या यानी कि ह्यूमन
रिसोर्सेज या ह्यूमन पावर, तो ह्यूमन पावर किसी भी इकोनॉमी में एक बहुत महत्वपूर्ण इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक फैक्टर के तौर पे बनता है। बात करते हैं पॉपुलेशन की साइज और ग्रोथ की, यानी कि पॉपुलेशन का आकार क्या है और इसमें वृद्धि क्या है। राजस्थान हैज़ ए हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट व्हिच क्रिएट्स प्रेशर ऑन लिमिटेड रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है, जिससे भूमि, जल और रोजगार पर दबाव बढ़ता है। यानी कि अभी हम बात करें सेंसस 2011 यानी कि जनगणना 2011 की, इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन अबाउट 17% क्या हुई है, ग्रोथ हुई है 2001 से 2011 तक के बीच में। वहीं राजस्थान की पॉपुलेशन की बात करें तो 21% 0.3% ग्रोथ हुई है। तो नेशनल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से भी ज़्यादा किसकी ग्रोथ है, राजस्थान की पॉपुलेशन की है। तो ये बताती है कि राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो ज़्यादा है। और जब जनसंख्या ज़्यादा होती है तो डेफ़िनेट सी बात है, जो हमारे रिसोर्सेज़ है, क्योंकि वो तो नहीं बढ़ रहे। तो पहले उनकी डिमांड कम लोग कर रहे थे, अब ज़्यादा लोग करेंगे तो उन रिसोर्सेज़ पे प्रेशर आता है। साथ ही में जो हमारी लैंड है, यानी कि ज़मीन है, इसको ऐसे समझो कि एक बाप के पहले 2 औलाद थी, तो जो उसके पास 10 बीघा ज़मीन थी तो कितनी-कितनी होगी, 5-5। अगर उसी व्यक्ति की 4 औलाद होती तो डेफ़िनिटली ढाई-ढाई बीघा होती, और 5 होती तो 2-2 बीघा होती। तो कहने का मतलब ज़मीन तो उतनी ही है। लेकिन जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो जो लैंड है उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, बँटवारा हो जाता है। जो हमारे वाटर रिसोर्सेज है वो हमें कम पड़ने लगते हैं। जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो बहुत ही भयंकर तरीके से प्रेशर में रहता है। तो जनसंख्या बढ़ने के ये इसमें दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीजेज़ द बर्डन ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड हाउसिंग फैसिलिटीज़। बढ़ती जनसंख्या से शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास संबंधी संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती है, यानी कि चाहे हेल्थ केयर को देख लो, चाहे आवास को देख लो, आदि में सभी क्षेत्रों में समस्याएँ पैदा होती है जनसंख्या की ग्रोथ के साथ। अब बात करें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की, जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है? क्योंकि राजस्थान का अगर हम मानचित्र की बात करें तो इस तरीके का है। ठीक है, अरावली हमारे राजस्थान के बीच में से है। एक तरफ राजस्थान में डेजर्ट है जो कि 60% एरिया को कवर करता है। अरावली है वो जो तकरीबन 10-11% को कवर करती है। इधर अपना हाड़ौती है जो कि 9 से 10% को कवर कर लेता है, और जो बचता है वो हमारा मैदान है। तो ये जो डेजर्ट है इधर फैसिलिटीज़ कम है, तो इधर एरिया ज़्यादा है राजस्थान का, यानी 60% एरिया यही है, और इसमें जनसंख्या सबसे कम रह रही है। और जो ये वाला एरिया है इसमें क्योंकि फैसिलिटी ज़्यादा है, एरिया कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या का सेंट्रलाइज़ेशन इधर ही है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ हाइली अनइवन, यानी कि राजस्थान का जो जनसंख्या वितरण है वो बहुत ज़्यादा असमान है। वेस्टर्न राजस्थान यानी कि थार डेजर्ट हैज़ लो पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यू टू एरिड कंडीशन, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय परिस्थितियों होने के कारण जनसंख्या क्या है, कम है, जनघनत्व कम है। वहीं ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न रीजन्स आर रिलेटिवली मोर पॉपुलेटेड ड्यू टू बेटर रेनफॉल एंड फर्टाइल लैंड, जबकि जो इधर वाला एरिया है, ईस्टर्न वाला और साउथ ईस्टर्न वाला, क्योंकि इधर जो ज़मीन है वो उपजाऊ है, वर्षा अच्छी होती है, तो इधर जनसंख्या का बर्डन भी क्या है, ज़्यादा है, यानी कि पूर्वी राजस्थान में बेहतर वर्षा और उपजाऊ भूमि के कारण जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है। तो ये जनसंख्या का हमें वितरण बताता है कि जो कि बहुत ज़्यादा विषम है या बहुत ज़्यादा असमान है। बात करें रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन यानी कि ग्रामीण और शहरी संरचना कैसी है राजस्थान की जनसंख्या की। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, यानी कि राजस्थान की जो अधिकांश जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, वह कृषि पे बेस्ड है, और साथ में जो इसके साथ जो सहायक गतिविधियां है जैसे एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलपमेंट, इस तरीके की गतिविधियों में संलग्न है। बात करें राजस्थान की अर्बन और रूरल और अर्बन जनसंख्या की, तो राजस्थान के लगभग 75.1% जनसंख्या ग्रामीण है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, और अर्बन की बात करें तो 24.9%, यानी कि लगभग 75% जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में निवास कर रही है। तो ये बताती है कि राजस्थान मोस्टली गाँवों का ही राज्य है। अर्बन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड माइग्रेशन। अब बात करें तो रोजगार की तलाश में शहरीकरण ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि औद्योगिकरण रोजगार शहरों में हो रहा है, तो लोग नौकरी की तलाश में कहाँ जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं। तो इसलिए गाँव से पलायन करके कहाँ जा रहे हैं? शहरों में जा रहे हैं। तो अभी जब रिसेंटली अपनी जो होगी जनगणना, तो उसमें हमारे पास आंकड़े आएँगे और पता चलेगा कि हमारी जनसंख्या तकरीबन 65% क्या हो गई है, स गाँव में रह गई और बाकी कहाँ पहुँच गई है? शहरों में पहुँच गई है। इस तरीके का हमें एक चौंकाने वाला डेटा भी दिख सकता है, क्योंकि बहुत सारे गाँव भी शहर की कैटेगरी में अब आने लग गए हैं। बातें ये क्योंकि 2011 की है और आज बात हो गई है 2025 या 26 में खड़े हैं, तो 10 साल बाद, 15-16 साल पहले की बातें हैं, तो बहुत कुछ चेंज देखने को मिलेगा। बात करें इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस यानी कि आर्थिक प्रभाव क्या है जनसंख्या का?
Large population provides abundant labor, but lack of skills results is in employment and underemployment। यानी कि जनसंख्या ज़्यादा होती है तो वो हमें श्रम प्रदान करती है, यानी कि ज़्यादा जनसंख्या होना किसी भी एक इकोनॉमी में एक प्रचुर मात्रा में लेबर प्रोवाइड करवाता है, यानी कि आपके पास श्रमिकों की कमी नहीं होगी, परंतु अगर उनमें स्किल नहीं होगी यानी कौशल नहीं होगा तो ये बेरोजगारी को बढ़ाएगा या फिर अर्ध बेरोजगारी को बढ़ाएगा। और राजस्थान के साथ यही हो रहा है, यानी कि हम ग्रेजुएट तो होते हैं लेकिन हमारे पास क्या नहीं होती, स्किल नहीं होती। स्किल बेस्ड हमारी जो एजुकेशन है वो है भी नहीं, या हम स्किल को नहीं सीख पाते, तो स्किल नहीं सीख पाते तो बेरोज़गार ज़्यादा बढ़ती है, तो इससे अनस्किल्ड रहना बेरोज़गारी को लाता है। पॉपुलेशन प्रेशर लीड्स टू लैंड फ्रेगमेंटेशन, लो प्रोडक्टिविटी एंड पॉवर्टी। यानी कि अब जब जनसंख्या ज़्यादा होगी, तो भूमि का विभाजन ज़्यादा होगा, गरीबी जैसी समस्याएँ पैदा होगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और इससे क्या होगा, जो हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन है वह भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जनसंख्या के प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कृषि की, यानी कि एग्रीकल्चर की। क्योंकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जीडीपी में अगर ₹100 कमाए जा रहे हैं, तो उसमें जो एग्रीकल्चर है, तकरीबन एग्रीकल्चर से 28 टू 30% कंट्रीब्यूशन किससे मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है। और राजस्थान की लगभग 60% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे ही अलाइड है? वह एग्रीकल्चर पे ही अपनी लाइवलीहुड के लिए बेस्ड है। तो एग्रीकल्चर राजस्थान की इकोनॉमी में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्रीकल्चर फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ राजस्थान इकोनॉमी, दो इट फेसेस सीवर नेचुरल लिमिटेशन। यानी कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का एक बहुत ही बड़ा रोल है, लेकिन बात करें ये कि ये कई तरीके की प्राकृतिक सीमाओं के साथ भी बंधी हुई है, यानी कि कई तरीके की इसमें कंस्ट्रक्शंस है, या यूँ कहे प्राकृतिक चेतावनियाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बारिश नहीं आती, हमारी जो ज़मीन है वो अनउपजाऊ ज़्यादा है, या यूँ कहे सूखी ज़मीन ज़्यादा है, रेगिस्तानी ज़्यादा है, तो ये एक रीज़न है जिसके बावजूद भी राजस्थान में एग्रीकल्चर एक बैकबोन का काम करती है अर्थव्यवस्था में। बात करें नेचर ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि की कैसी है? एग्रीकल्चर इज़ लार्जली रेन फेड मेकिंग इट हाइली अनसर्टेन। यानी कि राजस्थान की जो कृषि है वो मुख्यतः वर्षा पर ही निर्भर है, इसलिए क्या है, अनिश्चित भी है, क्योंकि बारिश खुद अपने में क्या है, अनिश्चित, यानी कि मानसून पे आधारित है, और मानसून अपने आप में क्या है, अनसर्टेन है। आता है तो टाइम पे आ जाता है, कई बार नहीं आता, कई बार बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, कई बार ज़रूरत से कम हो जाता है, तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी अनसर्टेन है। ओनली लिमिटेड एरियाज बेनिफिट फ्रॉम केनाल एंड ट्यूबवेल इरिगेशन। यानी कि सीमित क्षेत्रों में ही जो नहरें हैं, नहरी सुविधा है, नहर से सिंचाई सुविधा का हमें बेनिफिट मिल पाता है, बाकी सारे एरिया में ऐसा नहीं है। यानी कि हम बात करें राजस्थान के इस एरिया की, अगर मैं पूरा राजस्थान का मैप के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो ये जो एरिया है, इधर एरिया में भी लिमिटेड एरिया में ही नहरी सुविधा मिलती है, इसके अलावा ऊपर वाले एरिया में नहर की सुविधा मिल जाती है, और इधर थोड़ी-सी बारिश की पैदावार अच्छी है, यूँ कहें बारिश की बारिश अच्छी आती है, और भरतपुर धौलपुर वाले इलाके में भी हो जाती है। बाकी इधर का जो एरिया है मोस्टली ये वाला एरिया ठंडन गोपाली ही रहता है। तो मोस्टली एरिया में राजस्थान में सिंचाई की सुविधा नहीं हो पाती नहरों से। तो ये कृषि की प्रकृति है। बात करें क्रॉपिंग पैटर्न की, यानी कि फसल संरचना कैसी है? डोमिनेटेड बाई ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स ड्यू टू एरिड क्लाइमेट। यानी कि राजस्थान की जलवायु शुष्क है, उसके कारण हम सूखा रोधी फसलें ज़्यादा उगाई जाती है, जैसे बाजरा, जैसे गंवार। तो इस तरीके की जो सूखा रोधी फसलें हैं, जो सूखे में भी सर्वाइव करती है, वही फसल हम ज़्यादा लेते हैं। बोथ फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स या कमर्शियल क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड हैं। राजस्थान में खाद्यान्न और नकदी दोनों प्रकार की फसलें क्या की जाती है, उगाई जाती है। चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे नकदी हो, तो दोनों तरीके की फसलें हम लेते हैं राजस्थान में। बात करें हमारे एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स यानी समस्याएँ क्या है? लो एंड इरेगुलर रेनफॉल। यानी कि हमारे पहली बात तो बारिश कम है, लेकिन जो कम है वो भी क्या है, अनियमित है। अभी आपने 2 साल में देखा होगा राजस्थान की जो रेगिस्तान साइड है, उसमें बारिश अच्छी आने लग गई है। उसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न देखने को मिल रहा है, क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही है, क्लाइमेट में चीज़ें चेंज हो रही है। जहाँ बारिशें ज़्यादा होती थी, वहाँ कम होने लगी है, जहाँ नहीं होती थी उधर ज़्यादा होने लग गई है। तो यानी कि ये इरेगुलर है। पहली बात तो राजस्थान में बारिश कम है, यानी कि आज जैसे मान लो अभी अपनी अरावली को लेके हम एक अभियान चल रहा है अपना, कि अरावली को हमें बचाना है। अरावली राजस्थान की कैसे जीवन रेखा बनती है, हमारा जो मानसून आता है एक इधर से आता है, एक मानसून इधर से आता है। इधर वाला मानसून अरावली के सहारे आगे चला जाता है, अरावली की एक तरफ रेगिस्तान है, अरावली रेगिस्तान को रोक के खड़ी है। इधर का मानसून आता है, अरावली की वजह से रुकता है,
और बरसता-बरसता आगे जाता है, तो राजस्थान में क्या लाता है? बारिश लाता है। राजस्थान में जो रेगिस्तान है वो बारिश को अट्रैक्ट करता है, लेकिन इस रेगिस्तान को रोकने का काम अरावली करती है। अगर अरावली नहीं हो तो राजस्थान पूरा रेगिस्तान बन जाए। तो कहने का मतलब जो हमारी नेचुरल जो क्लाइमेट है, वह एडवर्स तो है, लेकिन कहीं न कहीं वह इस एरिया में बारिश लाने का रीज़न भी बनती है। पुअर सोइल फर्टिलिटी इन डेज़र्ट रीजन, यानी कि राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ की जो मिट्टी है उसकी उपजाऊपन उनमें क्या है? कम है। इसलिए हमारी फसल की या एग्रीकल्चर की एक समस्या है कि उपजाऊपन कम है मिट्टी का। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, यानी कि छोटे हैं और बिखरे हुए खेत हैं, यानी कि जो भूजोत है, उनका आकार क्या है? छोटा है, क्योंकि बँटवारा होने की वजह से ज़मीनों का आकार छोटा हो गया। उस वजह से भी एक कृषि प्रॉपर नहीं हो पाती है। फिर है लिमिटेड यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, यानी आधुनिक तकनीकों का उपयोग क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हालाँकि अगर हम बात करें आज के प्रेज़ेंट पर्सपेक्टिव में, तो आधुनिक तकनीकें हम खूब अच्छे से यूज़ में ले रहे हैं। लेकिन अगर बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये पॉइंट आप रख सकते हो। बात करें इकोनॉमिक रोल, यानी कि आर्थिक भूमिका क्या है एग्रीकल्चर की? इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू अ मेजर शेयर ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि बड़ी जनसंख्या को कृषि आजीविका प्रदान करती है। तकरीबन 65% जनसंख्या को कृषि से ही आजीविका प्राप्त होती है। इट सपोर्ट्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि कृषि आधारित जो उद्योग है वो कृषि पे ही डिपेंड होते हैं। जैसे मान लो कपड़ा उद्योग है, कपड़ा इंडस्ट्री है, तो ये पूरी की पूरी किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे है। जो वुडन इंडस्ट्रीज है वो किस पे है? एग्रीकल्चर पे। जो ऑयल इंडस्ट्रीज है, जो तेल वगैरह बनाती हैं, वो किस पे बेस्ड है? इंडस्ट्री पे है, एग्रीकल्चर पे। तो ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो किस पे बेस्ड है? एग्रीकल्चर पे है। उनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो उनका जो बेस है वो कौन बनती है? एग्रीकल्चर ही बनती है। तो एग्रीकल्चर का बड़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं भू सुधार की, यानी कि लैंड रिफॉर्म, यानी कि भूमि सुधार कार्यक्रम कह दे या भूमि सुधार कह दो। Land reforms were introduced to ensure social justice and economic efficiency in agriculture, यानी कि जो भूमि सुधार है उसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय और आर्थिक दक्षता सुनिश्चित करना। यानी कि कईयों के हिस्सों में पहले क्या है कि काश्तकारी चलती थी, जमींदारी चलती थी, तो उससे क्या है कि लोग केवल खेत जोतते थे, खेत उनके पास होता नहीं था। तो भूमि सुधार कार्यक्रम लाया गया, खेतों को उनको मालिकाना हक हक दिया गया, जो कि सामाजिक न्याय को बढ़ा रहा था। और साथ में अगर किसी के पास खेत होगा तो डेफिनेटली वह एग्रीकल्चर से जॉब भी प्राप्त करेगा, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी इकोनॉमी में आएगी। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। बात करें तो मेजर लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स, यानी कि मुख्य भूमि सुधार की बात करें, तो इट एबोलिशंस ऑफ जमींदारी सिस्टम, यानी कि जमींदारी प्रथा का अंत हुआ लैंड रिफॉर्म से। टेनेंसी रिफॉर्म्स, यानी कि जो काश्तकारी था उसमें सुधार हुआ। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, यानी कि जो भूमि सीमा है उसका निर्धारण सुनिश्चित हुआ। तो ये मुख्य इसमें क्या हुए? उपाय किए गए। ऑब्जेक्टिव क्या थे लैंड रिफॉर्म के? इट रिड्यूस इनइक्वलिटी इन लैंड ओनरशिप, यानी कि जो भू स्वामित्व था उसमें जो असमानता थी, किसी के पास बहुत अनाप शनाप जमीन और किसी के पास है ही नहीं, इस तरीके की जो असमानता थी उसको कम करना इसका उद्देश्य है, उद्देश्य था या है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी कि कृषि का उत्पादन बढ़ाना इसका उद्देश्य था। प्रोटेक्टिव फार्मर्स राइट, यानी कि जो किसानों के अधिकार थे उनकी रक्षा करना या उनकी सुरक्षा करना इसका उद्देश्य था। अब बात करें इसकी क्या लिमिटेशन है, सीमाएँ क्या हैं? पिगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, यानी कि अभी भी भूमि का खंडन होता ही है और इसको अपन रोक नहीं सकते। इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इन सम एरियाज़, कई क्षेत्रों में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था, एग्ज़ीक्यूशन था, क्रियान्वयन था, वो बहुत ही कमज़ोर रहा। तो ये भी इसकी क्या रही? लिमिटेशन रही है। अब बात करते हैं फसलों की, यानी कि क्रॉप्स। देखो यहाँ पे एक छोटी-सी चीज़ समझ लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। जो फसल है, वो 3 तरीके की बोई जाती है राजस्थान में। एक होती है रबी की फसल, रबी की खेती, रबी की फसल। एक होती है खरीफ और एक होती है, मैं मात्राओं की मिस्टेक कर रहा हूँ, खरीफ ऐसे लिखा जाएगा, खरीफ। और एक होती है जायद। तो रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल किस मौसम में बोई जाती है? खरीफ की कौन सी और जायद कौन सी है? तो यानी कि रबी की फसल, इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। रबी में कितने लीटर है? 2 लीटर है। और गेहूँ में भी कितने लीटर है? 2 लीटर है। तो रबी की फसल कौन सी है? गेहूँ वाली। तो गेहूँ के साथ क्या-क्या बोया जाता है? चना बोया जाता है ना? जवार बोया जाता है। गेहूँ के साथ सरसों बोया जाता है। तो ये कौन-सी फसलें हो गई? रबी की। और कौन से मौसम में बोई जाती है? सर्दी में बोई जाती है। तो हो गई रबी की फसल, किस मौसम में बोई जाती है भई? सर्दी के मौसम में सर्दी की फसल है। ठीक है, ये लो हो गई, सिंपल सी चीज़ कर दी अपन ने। खरीफ में कितने लीटर है? खरीफ में 3 लीटर है। और बाजरे में भी कितने लीटर है? 3 लीटर है। बाजरे में कितने लीटर है? 3 लीटर है। तो बाजरे के साथ और क्या बोया जाता है? बाजरे के साथ दालें बोई जाती है, यानी कि मोठ, मूँग,
उड़द, ठीक है? मूँगफली, है ना? इस तरीके की जो जितनी भी है गँवार, ठीक है? तिलहन, ये सारी कौन-सी है? खरीफ की फसल है और जायद की फसलें कौन-सी है? जो ककड़ी मतीरा होती है। तो ये खरीफ वाली यानी बाजरा कब बोया जाता है? गर्मी में बोया जाता है, तो गर्मी की फसल हो गई और जायद की फसलों में क्या होता है? खीरा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा ये सब होते हैं जो कि मार्च-अप्रैल में बोई जाती हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझना है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, खरीफ की फसलों के 2 नाम लिखो, रबी की फसलों के कोई 2 नाम लिखो, जायद की फसलों के 2 नाम लिखो। कौन से मौसम में बोई जाती है? उन्यालू की फसल कौन-सी होती है? श्यालू कौन-सी होती है? जो सर्दियों में बोई जाती है वो श्यालू, गर्मियों में बोई जाने वाली उन्यालू। तो कहने का मतलब ये आपको पता होना चाहिए। तो राजस्थान की फसलों की बात करते हैं। क्रॉप कल्टीवेशन इन राजस्थान इज़ क्लाइमेट ओरिएंटेड यानी कि राजस्थान की जो फसलें हैं वो जलवायु पे आधारित है। सिंपल सी बात है, जो फसल जिस जलवायु को सूट करती है या जिस जलवायु को जो फसल सूट होती है, वहाँ पे वही बोया जाता है। जैसे रेगिस्तान में ज़्यादातर बाजरा बोया जाता है, क्योंकि वो वाली चीज़ें यानी बाजरा के लिए वो क्लाइमेट क्या है, परफेक्ट है। तो राजस्थान में क्योंकि क्लाइमेट का बहुत एडवर्स सीन है, एक एरिया बहुत गर्म है तो एक एरिया ठंडा भी है। तो उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में फसलें बोई जाती हैं। मेजर क्रॉप की बात करें तो कौन-कौन सी मेजर क्रॉप है राजस्थान में? फूड क्रॉप्स की बात करें तो बाजरा, व्हीट, मेज यानी कि बाजरा, गेहूँ, मक्का ये मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। कैश क्रॉप यानी कि नकदी फसलें मस्टर्ड, कॉटन यानी कि सरसों हुआ, कपास हुआ, ये क्या है? और कैश क्रॉप से इसमें मूँगफली भी आप रख सकते हो, यानी कमर्शियल फसलें बोलते हैं इनको, क वा वाणिज्यिक फसलें बोलते हैं। फिर है पल्सेस एंड ऑयल सीड्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल यानी कि दलहन और तिलहन, ये इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है राजस्थान की इकोनॉमी में। तो एग्रीकल्चर के मामले में हालाँकि आपका ये सिलेबस का जो 3rd यूनिट है वो पूरी की पूरी किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से ही है, तो फर्स्ट यूनिट में इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इसके बारे में, छोटे क्वेश्चन बनेंगे। बात करें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की यानी आर्थिक महत्व क्या है? एन्श्योर्स फूड सिक्योरिटी यानी कि जो कृषि है वो हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इट जनरेट्स फार्म इनकम, ये किसानों की आय जनरेट करती है या आय का निर्माण करती है, ये इसका इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। इस यूनिट से अगर देखो 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, मैं यहाँ पे 2 चीज़ क्लियर कर देता हूँ। एक तो बनेगा कि जो आर्थिक पर्यावरण है उससे आप क्या समझते हो और आर्थिक पर्यावरण के घटक कौन से हैं इनको समझाओ। या फिर यहाँ से बनेगा पशु पालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री या बनेगा डेयरी डेवलपमेंट एंड डेयरी विकास कार्यक्रम। ये 3 ही क्वेश्चन हैं जो मेजरली यहाँ से बड़े बनते हैं। कई बार खनिज वाला क्वेश्चन भी ले लिया जाता है, लेकिन खनिज का क्वेश्चन बहुत कम बार पूछा गया है। ये 3 क्वेश्चन हैं जो मेजरली बनते हैं। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करवा दिया एक अलग क्लास में और पशुपालन और डेयरी इन दोनों को हम खास डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस यूनिट से इम्पोर्टेंट यही सेगमेंट निकल के आता है। बात करें एनिमल हस्बेंड्री की यानी कि पशुपालन। Animal husbandry is one of the most important components of Rajasthan's economic environment and acts as a support system to agriculture, especially in arid and semi-arid regions. यानी कि पशुपालन राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है और ये कृषि का पूरक माना गया है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो कि शुष्क है या अर्ध शुष्क क्षेत्र है। कहने का मतलब क्योंकि कृषि से इनकम सर्टेन नहीं है, कृषि पूरी पूरी अनसर्टेन है, तो इनकम सर्टेन होने के लिए पशुपालन क्या है ज़रूरी है। पशुपालन जब करते हैं तो उससे हमें कई तरीके की बेनिफिट्स उनसे प्राप्त होते हैं। इसलिए एनिमल हस्बेंड्री राजस्थान में यूँ कहे कृषि की सहायक गतिविधियों में सबसे उत्तम मानी गई है। इम्पोर्टेंस रोल क्या है एनिमल हस्बेंड्री का? तो पहला है राजस्थान हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया इंक्लूडिंग कैटल, बफेलोज, शिप, गोट्स एंड कैमल्स यानी कि राजस्थान में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट सहित विशाल पशुधन संपदा है। इंडिया के मामले में या इंडिया की बात करें देश के मामले में तो राजस्थान में जो लाइव स्टॉक है यानी कि जो पशुधन है वो बहुत अच्छी खासी में है, जिसमें ऊंट राजस्थान में प्रथम स्थान पे है, बकरी राजस्थान प्रथम स्थान पे है, भेड़ हमारे पास खूब है। अगर इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऊन कहाँ प्रोड्यूस होता है? राजस्थान में ही होता है। गाय और भैंसों की बात करें तो इनकी जनसंख्या भी हमारे पास खूब है और दुग्ध उत्पादन भी हम अच्छा खासा तीसरे या चौथे या 5वें स्थान पे इंडिया के मामले में आते हैं। तो एनिमल जो हस्बेंड्री है राजस्थान में अच्छी है। ड्यू टू फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स एंड अनसर्टेन रेनफॉल, एग्रीकल्चर अलोन कैन नॉट सस्टेन रूरल लाइवलीहुड्स, हेंस एनिमल हस्बेंड्री प्रोवाइड्स इनकम सिक्योरिटी यानी कि बार-बार राजस्थान में सूखा पड़ता है और वर्षा अनिश्चित है, इसके कारण केवल कृषि पर निर्भर रहना हमारा कठिन है। इसलिए हम पशुपालन आय का क्या करते हैं? स्थायी स्रोत बनाते हैं या यूँ कहें पशुपालन हमारी इनकम का एक स्थायी स्रोत बनता है। कैसे बनता है? बिकॉज़ इट एन्श्योर्स अ रेगुलर इनकम थ्रू मिल्क, वूल, मीट, हाइड्स एंड मैन्योर यानी कि हमें पशुपालन से दुग्ध, ऊन,
मांस, चमड़ा और खाद के माध्यम से कई तरीके की इनकम क्या होती है, प्राप्त होती है, जिससे किसानों का क्या होता है, एक स्थायी इनकम का गुज़ारा हो पाता है और जो कृषि से होता है, वो एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे बन जाता है। Livestock rearing helps in employment generation, especially for small farmers, landless laborers and women यानी कि छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और महिलाओं को लाइव स्टॉक से यानी कि पशुधन से क्या होती है, इनकम या रोजगार का क्या होता है, जनरेट होता है। यानी कि जिनके पास खेत नहीं है, उनके पास छोटी जगह है, तो वह गाय भैंसे पालकर उससे भी क्या करते हैं, अपना घर या अपनी आजीविका का गुजारा करते हैं। तो यहाँ पर पशुपालन का एक अच्छा रोल देखने को मिलता है। बात करें इकोनॉमिक रोल की यानी कि आर्थिक भूमिका क्या है? एनिमल हस्बेंड्री कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द स्टेट्स रूरल इनकम यानी कि ग्रामीण आय में पशुपालन का एक बड़ा योगदान है। इट रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन क्रॉप फार्मिंग एंड मिनिमाइजेज द रिस्क कॉज्ड बाय क्रॉप फेलियर यानी कि फसल खराब होने की स्थिति में यह आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि जैसे मान लो किसी किसान ने अपने खेत में फसलें बो रखी थी, लेकिन सूखा पड़ गया या फिर ज़्यादा बरसात हो गई या फिर ओलावृष्टि हो गई और उसका जो फसल का उत्पादन है वह कम हो गया, लेकिन जो उसके पास जो उसके जानवर थे उसकी वजह से उसको हर महीने में दूध से रिलेटेड, ऊन से रिलेटेड या खाद से रिलेटेड या बेचने से यानी चमड़े-वमड़े से, मांस से रिलेटेड जो इनकम हो रही थी, वह एक तरीके से उसको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। लाइव स्टॉक मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल फर्टिलिटी थस सपोर्टिंग एग्रीकल्चर इनडायरेक्टली यानी कि जो पशुओं की खाद है, वो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। वो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से एग्रीकल्चर को क्या करती है, और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाती है। तो ये इसका आर्थिक महत्व है। अब बात करें पशुपालन में चैलेंजेज़ क्या है? स्केर्सिटी ऑफ फॉडर एंड ड्रिंकिंग वाटर यानी कि राजस्थान में चारे की कमी और पानी की कमी है, क्योंकि जब कृषि नहीं होगी तो कृषि से क्या नहीं होगा, चारा भी नहीं होगा। और जो मवेशी है वो क्या खाते हैं, चारा खाते हैं। तो चारे की कमी यानी कि कृषि का चौपट होना, चारे भी कम करते हैं, तो ये भी एक चैलेंज है हमारे सामने। प्लस ड्रिंकिंग वाटर जो हमारी, हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे हमने कभी क्या कि स्केर्सिटी देखी नहीं। हम बटन दबाते हैं और हमारे घर पे पानी आ जाता है, तुरंत पानी आ जाता है। हमने वो चीज़ नहीं देखी जहाँ पर 3 किलोमीटर दूर एक मटका लेके जाती है एक औरत और घर में पीने का पानी लेके आती है। तब उनको पता चलता है कि पानी की वैल्यू क्या है। हमने वो जगह नहीं देखी जहाँ पर छतों को साफ करके छतों के से बरसात का पानी नीचे एक टाँके में इकट्ठा किया जाता है और उस पानी को पिया जाता है। हमने वो चीज़ें फेस नहीं करी, इसलिए हमें नहीं पता कि राजस्थान में कितनी स्केर्सिटी है पानी की। कहा जाता है या कहा क्या जाता है, आंकड़े बोलते हैं कि राजस्थान के लगभग जो 33-34 खंड है, उनमें से 95% खंड डेंजर ज़ोन में है हमेशा के लिए। इतना पानी कम है राजस्थान में, तो हमारे पास जो ड्रिंकिंग वाटर है, वह वाक़ई में कम है। तो ये हमारे पास चैलेंज है, चाहे एग्रीकल्चर के मामले में कह दो या एनिमल हस्बेंड्री के मामले में कह दो। पुअर वेटरनरी फैसिलिटी इन रिमोट एरिया यानी कि जो पशु चिकित्सा की सुविधा है, उनका जो रिमोट एरिया है, उसमें हमारे पास फैसिलिटी कम है। यानी जो कोई इधर-उधर के जो पहाड़ी एरिया है, जो रीजनल एरियाज़ है दूर-दूर से, जैसे मान लो मैं जैसलमेर की बात करूँ, तो जैसलमेर में एक व्यक्ति के पास 50 बीघा ज़मीन है और दूसरे व्यक्ति के पास अ, एक मान लो 50 क्या मैं 500 बीघा ज़मीन है एक साथ ही, और दूसरे के पास भी 500 है। इस 500 बीघा में एक घर यहाँ पे बना हुआ है और इधर 500 बीघा में एक घर यहाँ बना हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक बीच में कुछ भी नहीं बना हुआ। तो ये बिना लोगों का घर है। तो अगर इसमें इस घर में कोई गाय को दिक्कत होती है और जो हॉस्पिटल है वो यहाँ पे है दूर छोटे से गाँव में, तो यहाँ से यहाँ तक डॉक्टर का पहुँचना ही क्या है, एक टेंशन वाला काम है। तो इस तरीके की जो रिमोट एरियाज़ है, चाहे वो पहाड़ी एरिया कह दो या रेगिस्तानी एरिया कह दो, वहाँ पर पशु चिकित्सा की सुविधा क्या है, कम है। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ लाइवस्टॉक रियरिंग हमारी पारंपरिक पालन पद्धतियाँ ही है अपने पशुधन को पालने की। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इन एनिमल पशुओं से जो उत्पादकता है वह भी क्या है, कम है। तो ये हमारे पास पशुधन के लेकर क्या है, कुछ चैलेंजेज़ हैं। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेगमेंट की, दैट इज़ डेयरी डेवलपमेंट इन राजस्थान यानी कि राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम। क्योंकि डेयरी भी किससे जुड़ा हुआ है, पशुपालन से जुड़ा हुआ है। डेयरी डेवलपमेंट इज ए वाइटल पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लेज ए क्रूशियल रोल इन स्ट्रेंथनिंग द रूरल इकोनॉमी ऑफ राजस्थान यानी कि जो डेयरी विकास है, वो पशुपालन का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि राजस्थान की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने में क्या करता है, अहम रोल निभाता है। यानी कि जो ग्रामीण जो ये कई अर्थव्यवस्था है, उसका जो मेन काम क्या है, कृषि है। और कृषि की सहायक गतिविधि क्या है, पशुपालन है। और उस पशुपालन से ही जब हम दुग्ध की बात करें तो हमारा निकल के आता है डेयरी विकास। तो वह एक उस पशुपालन का ही इम्पोर्टेंट रोल है, सॉरी इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब बात करते हैं रोल ऑफ डेयरी डेवलपमेंट, यानी डेयरी डेवलपमेंट का रोल क्या है।
डेयरी फार्मिंग प्रोवाइड्स डेली एंड एश्योर्ड इनकम टू रूरल हाउस होल्ड, यानी कि जो डेयरी व्यवसाय है वो ग्रामीण परिवारों को दैनिक और सुनिश्चित आय प्रदान करता है, क्योंकि ये रोज दूध बेचते हैं, घी बेचते हैं। ठीक है, तो दूध और घी से जो डेली की जो इनकम होती है, एक तरीके से चाहे मंथली इनकम कह दो, तो वह एक श्योर होती है कि जैसे मान लो एक व्यक्ति है वो ₹50 लीटर का दूध देता है और वह एक समय में यानी पूरे दिन भर में कितना लीटर दूध देता है, 10 लीटर देता है, तो 50 के हिसाब से 1 दिन की इनकम कितनी होगी, 500। 30 दिन की इनकम की बात करें तो ₹15,000 सिर्फ इससे हुआ है, और वह मान लो पूरे महीने में 5 किलो घी बेच देता है, हर ₹5,000 का, ये लो 20,000 की इनकम होगी। ठीक है? तो इस तरीके से एक फिक्स इनकम आ जाती है, जिससे उसके जो पशुपालन है उसके लिए जो चारा-वारा की व्यवस्था है, उसके खल की, चूरी-कीन की व्यवस्था वो भी कर लेता है और उसका घर का गुज़ारा भी चलता रहता है, और जो उसकी खेती-बाड़ी है वह उसकी एक सेकेंडरी इनकम के तौर पे बन जाती है। इट सपोर्ट्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हू कैन नॉट डिपेंड सोली ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि जो छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके लिए ये आय का मुख्य साधन बनता है, क्योंकि वो केवल एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड नहीं रहते। यानी कि जो बड़े किसान हैं जिनके पास हज़ार-हज़ार बीघा ज़मीन है, जिनके छोरे कनाडा में पढ़ते हैं, तो वो एक बड़े किसान हैं, उनकी होड़ नहीं कर सकते। लेकिन जो छोटे-छोटे किसान हैं, जिनके पास 3 से 10 बीघा ज़मीन है, एकदम छोटे-छोटे किसान हैं, उनके लिए जो पशुपालन है, जो डेयरी है, वो एक अ, आय का मुख्य साधन के तौर पे काम करता है। मिल्क प्रोडक्शन हेल्प्स इन इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स स्पेशली अमंग रूरल फैमिलीज, यानी कि जो दुग्ध उत्पादन है वो पोषण स्तर को सुधार लाता है, यानी पोषण स्तर में सुधार लाता है, खासकर विशेषकर बच्चों में और महिलाओं में। यानी कि जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं, आपने देखा होगा, बोलते हैं ना देसी खाना खाते हैं, देसी खाते हैं तो ताकत भी रहती है शरीर में, यानी कि उस वो बात क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो खान पान है वो क्या है, एकदम देसी है, एकदम न्यूट्रिशनल है, पोषण देने वाला है। तो ये भी वहाँ के जो फैमिलीज़ है रूरल एरियाज़ की, विशेषकर बच्चे और महिलाएँ, उनका क्या करता है, ये पोषण में सुधार लाता है। ऑर्गेनाइज्ड डेयरी डेवलपमेंट प्रमोट्स साइंटिफिक ब्रीडिंग, बेटर एनिमल हेल्थ एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो संगठित डेयरी विकास है वो वैज्ञानिक प्रजनन से, यानी कि जो हमारा पशुधन है उसकी ब्रीड अच्छी हो, जैसे मान लो हम कहते हैं जर्सी गाय है, हम कहते हैं होलिस्टिन गाय है। तो इस तरीके की गायों से जो प्रोडक्शन होता है दूध का वो ज़्यादा होता है, तो एक अच्छी ब्रीड को ये मोटिवेट करता है। बेहतर पशु स्वास्थ्य को ये लाता है, क्योंकि गाँव-गाँव में पशु चिकित्सालय खुलेंगे और अधिक उत्पादन संभव होगा। जब ये सारी चीज़ें होगी तो प्रोडक्शन अपने आप क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए डेयरी विकास कार्यक्रम का रोल ज़्यादा है। बात करें इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की, यानी कि आर्थिक महत्व क्या है? डेयरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू पॉवर्टी रिडक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि जो डेयरी सेक्टर है वो गरीबी उन्मूलन करता है और ग्रामीण विकास में सहायक सिद्ध होता है। इट इंक्रेजेज कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस एंड कलेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स, सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों की सामूहिक भागीदारी को ये बढ़ाता है। डेयरी एक्टिविटीज जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन मिल्क कलेक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग, यानी जो दूध का संग्रहण करना, प्रसंस्करण करना और विपणन और आदि में रोजगार के अवसर सृजित करता है। जैसे मान लो किसान है, वो डेयरी में दूध देते हैं तो उनके घर पे ही आ जाती है, सुबह-सुबह पिकअप आ जाती है। तो पिकअप वाले को भी क्या मिला? रोजगार मिला। पिकअप वाला इसको कहीं न कहीं जो प्लांट है वहाँ छोड़ के आता है, तो वो प्लांट चल रहा है, वो इससे ही चल रहा है, डेयरी से ही चल रहा है। उस प्लांट पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो इस डेयरी से यानी कि इन किसानों की वजह से उन 10 लोगों को भी क्या मिलता है? जॉब मिलता है। तो इस एक तरीके से ये एक एम्प्लॉयमेंट की चेन जनरेट करता है। तो डेयरी जो डेवलपमेंट है या डेयरी जो एक्टिविटीज़ है वो एम्प्लॉयमेंट की चेन क्रिएट करता है, चाहे वो कलेक्शन हो, चाहे प्रोसेसिंग हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो और चाहे फिर उसकी चाहे मार्केटिंग हो। हर लेवल पे जॉब का क्या होता है, इससे रोज़गार ही जनरेट होता है, तो ये इसका आर्थिक महत्व है। बात करें प्रॉब्लम क्या है डेयरी डेवलपमेंट में, लो मिल्क यील्ड पर एनिमल, यानी कि जो प्रति पशु है वो दुग्ध कम उत्पादित हो रहा है। यानी कि राजस्थान में जैसे गाय खूब है, लेकिन ज़्यादातर गाय क्या कर रखी है हमने, आवारा। जब तक दूध देती है तब तक घर रहती है, उसके बाद मालिक उसको खोल देता है। ऐसा आपने देखा है, जनरली देखा आपने। तो अगर हम हमारे एनिमल की जनसंख्या से आंकड़ा लगाए, तो प्रति एनिमल हमारा जो दुग्ध का उत्पादन है वो क्या है, सच में कम है। इनएडुकेट कोल्ड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटी, यानी कि जो हमारी शीत भंडारण है और जो प्रसंस्करण सुविधाएं हैं, उनकी कमी है, वो अपर्याप्त है। जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। प्राइस फ्लक्चुएशंस ऑफ मिल्क, यानी कि दूध के दामों में उतार-चढ़ाव हालाँकि तो लिख ही दिया है इसमें, ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट सस्टेन सा ही है, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेज़ नहीं होता और अकॉर्डिंग टू मार्केट चेंज होना ज़रूरी भी है, क्योंकि फिक्स नहीं हो सकता। जब सारी चीज़ें चेंज होती है तो डेफ़िनेट बात है प्रोडक्शन ऑफ डेयरी डेवलपमेंट भी चेंज होगा। तो मैं इस पॉइंट को मेरी तरफ से ही नेगलेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो मार्केटिंग है, उनकी वजह से और ज़्यादा चेंज हो जाता है।
यहाँ पे आप इस लाइन को ज़रूर इंक्लूड कर सकते हो कि जैसे मान लो दूध वही है, लेकिन जो एक प्रोडक्ट है वो इसको अलग तरीके से बताता है और एक वाला ब्रांड है वो उसको सस्ता देता है। तो कहीं न कहीं इनकी वज़ह से ये फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो जाता है। लिमिटेड एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन रूरल एरियाज़, यानी कि आधुनिक तकनीक है जो ग्रामीण एरिया है वहाँ तक उनकी पहुँच सीमित है, तो ये एक चैलेंज ज़रूर है। अब बात करते हैं इस यूनिट से बनने वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, क्योंकि आप करियर एजुनिस्ट के साथ और हम एक ही क्लास में वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आते हैं। आपको इसका मालूम ही है, चाहे वो थ्योरेटिकली हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे सॉरी थ्योरेटिकल हो, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। हम हमारे स्टूडेंट्स का पूरी तरीके से ओवरऑल ध्यान रखने वाले हैं, ये हम कह सकते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस तरीके के बनेंगे। मैं एक-एक क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ के नहीं सुनाऊँगा, वरना क्लास बहुत लंबी बन जाएगी। मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। आप वेबसाइट पे जाइएगा हमारी, वेबसाइट पे जाओगे तो स्टडी मटेरियल पे आप क्या करना, क्लिक करना स्टडी मटेरियल की टैब पे, और उसमें जो सेमेस्टर थर्ड की जो फ़ोल्डर है उस पे क्लिक करना। सेमेस्टर थर्ड की फ़ोल्डर में मैं ये जो पेपर है इसको डाल दूँगा, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर मैं एक फ़ोल्डर और बना दूँगा बीकॉम के नाम से, तो जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ बीकॉम के ही क्या मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे। सेमेस्टर थर्ड में भी मिल जाएगा और बीकॉम के में भी मिल जाएगा, दोनों में मैं इस पीडीएफ को रख दूँगा। तो आप इस पीडीएफ को आराम से डाउनलोड कीजिए और इसका प्रिंट आउट लेके पढ़िए, चाहे इसको आप मोबाइल पे पढ़िए। इसके अलावा आपको इस यूनिट से कुछ और पढ़ने की नीड नहीं है। क्वेश्चन कैसे होंगे, जैसे ब्रीफली एक्सप्लेन द इकोनॉमिक ओवरव्यू ऑफ राजस्थान, राजस्थान की इकोनॉमी का संक्षिप्त परिचय दो। हाउ डज पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट राजस्थान इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, राजस्थान के आर्थिक पर्यावरण में जनसंख्या वृद्धि का क्या प्रभाव है। ठीक है, ये आपसे 2 नंबर से भी पूछे जा सकते हैं और 10 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि ए सेक्शन में और बी सेक्शन दोनों में पूछा जा सकता है। व्हाई इज एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट फॉर राजस्थान इकोनॉमी में कृषि का महत्व क्या है। मेंशन द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन राजस्थान, राजस्थान की कृषि की मुख्य समस्या बताओ। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म इन राजस्थान, राजस्थान में भूमि सुधारों के उद्देश्य क्या है वो समझाइए। नेम द मेजर क्रॉप ऑफ द राजस्थान एंड देयर इंपॉर्टेंस इन, राजस्थान की मुख्य फसलों के नाम और उनका महत्व समझाओ। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन राजस्थान इकोनॉमी, पशुपालन का क्या महत्व है राजस्थान इकोनॉमी में। डेयरी डेवलपमेंट क्या है और एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, इसका महत्व क्या है। ब्रीफली डिस्क्राइब द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान के खनिजों के बारे में संक्षिप्त परिचय दो। और हाउ डू मिनरल रिसोर्सेज सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन राजस्थान, यानी कि जो खनिज संसाधन है वो आर्थिक विकास को कैसे सहायक सिद्ध करते हैं। अब बात करते हैं सोने में सुगंध की। ये तो थी शॉर्ट आंसर बात। अब बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, किस तरीके के बनेंगे और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ राजस्थान इकोनॉमी, भारतीय राजस्थानी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। Examine the role of agriculture in economic development and Rajasthan and discuss the major problems faced by this sector, यानी कि कृषि का आर्थिक विकास में क्या महत्व है और इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं बताइए। हालांकि ये क्वेश्चन आपको थर्ड यूनिट से रिलेटेड ज़्यादा मिलेगा, फर्स्ट यूनिट में ये क्वेश्चन इतना नहीं मिलेगा। फर्स्ट यूनिट के लायक ये क्वेश्चन है, explain the importance of animal husbandry and dairy development in strengthening the rural economy of Rajasthan, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में पशुपालन और डेयरी विकास के महत्व को स्पष्ट करो। क्रिटिकली इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के आर्थिक पर्यावरण में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव की आलोचनात्मक मूल्यांकन करो। और डिस्क्राइब द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान एंड एनालाइज देयर कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, खनिज संसाधनों का वर्णन करो और औद्योगिक और आर्थिक विकास में उनका योगदान का विश्लेषण करो। तो ये थी दोस्तों अपनी ईएफएम की क्लास। फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर दी है और ईएफएम की बहुत सारी क्लासेज ऑलरेडी अपलोडेड है। आप बीकॉम की जैसे प्लेलिस्ट में जाओगे या फिर सेमेस्टर थर्ड की प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर आपको ईएफएम की बहुत सारी क्लास ऑलरेडी मिल जाएगी। जो बची खुची क्लास है वो मैं अपलोड कर दूंगा आपको टाइम से ही। फर्स्ट यूनिट आज हमने कंप्लीट कर दी, इसी हिसाब से फोर्थ यूनिट के कुछ बचे हुए चैप्टर और थर्ड और सेकंड यूनिट के बचे हुए चैप्टर पूरे हम कंप्लीटली ईएफएम का भंडारा कर देंगे आपके लिए, डोंट वरी। आप करियर रेजुनिस्ट के साथ हो, आप बस क्लासेस देखते रहिए और अपनी स्टडी को एक नई दिशा देते रहिए। हाँ, चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर आपको करना है, घंटी आपको दबा के रखनी है और देखते रहिए। आपका अपना करियर रेजुनिस्ट। धन्यवाद।